नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीश यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सामान्य अध्ययन से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी हम आपके लिए लाते हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार की गई, और जहां जहां भी आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा वहां पर हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस श्रृंखला को बनाने के पूर्व हमारी टीम के द्वारा बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आधार मान के तथा करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी हम निरंतर अपनी श्रृंखला में शामिल कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि सही विकल्प के साथ साथ बचे वाले विकल्पों पर भी हम चर्चा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सामग्री आप तक पहुंच सके। तो बिना देरी की आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं, और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह रोज की भांति भारत की राज्यव्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे हैं। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए और पूछा यह गया है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुने गए थे। नंबर 1 पहले विकल्प पर यहां पर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सही उत्तर तक पहुंच चुके होंगे, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में, याद रखिएगा, भारत के संविधान के अगर हम भाग की बात करेंगे तो 5 और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 63 में, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेर अध्यक्ष भी होता है और निर्वाचित होता है, यह भी याद रखिएगा। और भारत के उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है सामान्य अवस्था में वह राज्यसभा की अध्यक्षता करना, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के दायित्वों के निर्वहन के रूप में उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां पर आपको बताना कि ऐसा कौन सा व्यक्ति इनमें का है जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत का उपराष्ट्रपति रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डी विकल्प यहां पर सही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी हैं और लगातार 2 कार्यकाल तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। ये कब से कब तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वर्ष 1952 से लेकर के वर्ष 1962 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। याद रखिएगा, इनका कार्यकाल वर्ष 1952 से प्रारंभ होकर के वर्ष 1962 ईस्वी तक रहा। यह ऐसे पहले उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक रहते हैं, और इनका सामान्य परिचय यह है कि यह अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहते हैं। ये दूसरे राष्ट्रपति भी रहते हैं, और इनकी जयंती मनाई जाती प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर के रूप में। 5 सितंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है शिक्षक दिवस के रूप में। ठीक है, याद रखना है, शिक्षक दिवस आपसे पूछा जा सकता है कि किस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे पहले उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, वर्ष 1952 से लेकर के 1962 तक। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है, यह भी याद रखना है। और स्वतंत्र भारत में ऐसे 2 उपराष्ट्रपति हुए हैं जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। तो पहला नाम यहां पर हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, और दूसरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी। डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी। डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी ऐसे दूसरे व्यक्तित्व हैं जो लगातार 2 कार्यकाल अर्थात 10 वर्षों तक भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं। इनका कार्यकाल 2007 से लेकर के 2017 तक रहता है। याद रखिएगा, 2007 से लेकर के 2017 तक यह भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं। ये भी 2 कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। और वर्तमान राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वर्तमान राष्ट्रपति हमारे हैं सीपी राधाकृष्णन जी, और सीपी राधाकृष्णन जी के पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, और जगदीप धनखड़ जी के पूर्व में भारत के उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू जी। और एम वेंकैया नायडू जी के पहले अगर पूछा जाएगा आपसे भारत के उपराष्ट्रपति क्रम में कौन थे, तो डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए। तो आपसे भविष्य में यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए, तो आपका जवाब होगा 2। पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी हैं और 2 बार चुने जाने वाले भी पहले उपराष्ट्रपति हैं, और स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी वो बनते हैं।
5 सितंबर को उनकी जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरे व्यक्ति हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, जो लगातार 10 वर्षों तक अपनी सेवाएं देते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में स्वतंत्र भारत में 2007 से लेकर के 2017 तक। अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहले विकल्प पर दिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे विकल्प पे है वीवी गिरी अर्थात वराह वेंकट गिरी, इनका पूरा नाम भी आपको याद कर लेना है, वराह वेंकट गिरी या वीवी गिरी। और 3 नंबर पर है गोपाल स्वरूप पाठक। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के स्वतंत्र भारत के दूसरे व्यक्ति के रूप में दूसरे उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा, ये स्वतंत्र भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। अब नंबर 2 पर यहां पर विकल्प में दिया हुआ है वीवी गिरी, इनका पूरा नाम है वराह वेंकट गिरी, ठीक है। वराह वेंकट गिरी जी भारत के दूसरे क्रम के बाद तीसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और नंबर 3 पर विकल्प सी के तौर पर यहां पर दिया है गोपाल स्वरूप पाठक। तो गोपाल स्वरूप पाठक जो है वह स्वतंत्र भारत के चौथे उपराष्ट्रपति होते हैं व्यक्ति के क्रम में। तो व्यक्ति क्रम में पहला कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे उपराष्ट्रपति भारत के कौन है व्यक्ति के क्रम में? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे उपराष्ट्रपति हैं वराह वेंकट गिरी और चौथे उपराष्ट्रपति भारत के हैं गोपाल स्वरूप पाठक, याद करिएगा, गोपाल स्वरूप पाठक। तो यहां पर बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा हुई, जैसा कि मैंने पूर्व में आपसे बोला भी, हमारा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक हम पहुंचाएं और इसके सकारात्मक परिणाम हमें और आप दोनों को मिले। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से है? 4 समितियां यहां पर दी गई हैं, दिनेश गोस्वामी समिति, BR मेहता समिति, के कस्तूरी रंगन समिति और अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति। तो यहां पर 4 विकल्प दिए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। चुनाव सुधार से संबंधित कौन सी समिति गठित की? इन चारों में से कोई एक समिति ऐसी है जो भारत में चुनाव सुधार को लेकर के गठित की गई थी, भारत में कैसे निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं, बड़े पैमाने पर जो हिंसा होने की आशंका रहती है उससे कैसे दूर हुआ जाए, और निष्पक्ष भय मुक्त चुनाव कैसे भारत में करवाए जाएं, और पारदर्शिता पूर्वक चुनाव करवाने के पश्चात चुनाव परिणाम भी लोगों तक पहुंचे और लोगों का जन विश्वास भारत के निर्वाचन आयोग के प्रति बढ़े। तो आपको बताना है, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, दिनेश गोस्वामी समिति वर्ष 1990 में बनी थी और इसका मुख्य विषय था, जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा गया है, चुनाव सुधार, ठीक है, इसका मुख्य विषय था चुनाव सुधार। और अब हम बात करेंगे अन्य विकल्पों पर। नंबर 2 पर दिया BR मेहता समिति, इसका पूरा नाम है, BR मेहता जी का पूरा नाम है बलवंत राय मेहता, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भी याद रखिएगा, यहां पर हम लिखे भी दे रहे हैं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, ये CM रहे कहां के? तो गुजरात के। कौन? तो बलवंत राय मेहता जी गुजरात के CM भी रहे हैं और इनकी अध्यक्षता में जो समिति बनी थी वो पंचायती राज पर बनी थी। और पंचायती राज के लिए इन्होंने कहा था त्रिस्तरीय, पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाने की बात इनकी समिति ने की थी। और वो 3 स्तर कौन से हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज के शिल्पी, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता हैं, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसका संबंध पंचायती राज से है। नंबर 3 पर यहां पर दिया है के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, अर्थात पूर्व अध्यक्ष ही है, ठीक है, इसरो के अध्यक्ष ये रह चुके हैं। और इनकी अध्यक्षता में जो समिति बनी थी वो किस लिए बनी थी? NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, भारत की नई शिक्षा नीति के लिए जो समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनका सामान्य परिचय है कि यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब विकल्प, अंतिम वाला विकल्प जो यहां पर है उसमें दिया है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का संबंध भी पंचायती राज से है, ठीक है, अशोक मेहता समिति का संबंध भी
बलवंत राय मेहता समिति की तरह पंचायती राज से, लेकिन इसमें मूलभूत अंतर यह है कि बलवंत राय मेहता की समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज के ढांचे की सिफारिश की थी और अशोक मेहता के द्वारा दो स्तरीय, ठीक है, दो स्तरीय व्यवस्था पंचायती राज में लागू की जाए, ऐसा सुझाव बलवंत राय मेहता के बाद अगर कोई समिति आपसे पूछी जाती है तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है और यह पंचायती राज को 2 स्तर पर गठित करने की बात करती है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं की थी। हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे में से जरूर पूछे जिनका उत्तर आपको नहीं में देना होता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जब हमसे परीक्षा में पूछा जाता है तो वहां पर गलती की संभावना बढ़ जाती है। सावधानी पूर्वक हमें कम से कम 2 बार प्रश्न को पढ़ना है और फिर उत्तर पर पहुंचना है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं की थी, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब हम 4 विकल्प की बात करेंगे। पहला विकल्प है तारीख फिरोजशाही, दूसरा विकल्प है फतवा जहांदारी, तीसरा विकल्प है हसरतनामा और चौथा विकल्प है फुताहत ए फिरोजशाही। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि फुताहत ए फिरोजशाही जो है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रचित है। याद रखिएगा, वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रचित है, फुताहत ए फिरोजशाही। तो इसके रचनाकार कौन है? तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, याद रखिएगा। इसके रचनाकार कौन है? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसको लिखा है। अब बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। जियाउद्दीन बर्नी मध्यकालीन भारत के प्रमुख इतिहासकार रहे, इनकी बहुत सारी रचनाएं पूर्व की परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं, आगे भी संभावित है। तो तारीख फिरोजशाही के लेखक आपसे पूछा जाएगा कौन है, तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ जियाउद्दीन बर्नी। फतवा जहांदारी के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। हसरतनामा के लेखक कौन है? तब भी आपका जवाब होगा जियाउद्दीन बर्नी। यदि आपसे पूछा जाता है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई है, कौन सी पुस्तक लिखी गई मध्यकालीन भारत के इतिहास में, सल्तनत काल में, तब आपका जवाब होगा फुताहत ए फिरोजशाही। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारत के लिए सुशासन प्राप्त करना और सती प्रथा को समाप्त करना। इन विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है कि जो एनी बेसेंट थी उनके द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। एनी बेसेंट ऐसी महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली ये पहली महिला है। वर्ष 1917 के अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यहां से भी अगर भविष्य में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बताइए, तब आपका जवाब होगा एनी बेसेंट। और यदि आपसे पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला बताइए जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की हो, तब आपका जवाब होगा सरोजनी नायडू। तो एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सही उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का विकल्प सी सही है, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करने को लेकर के होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। याद रखिएगा, एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग आंदोलन था वह सितंबर, माह कौन सा था? तो माह था सितंबर, ठीक है, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। और इसी वर्ष पूर्व में अप्रैल 1916 में बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा भी एक होम रूल लीग आंदोलन भारत में चलाया गया। वर्ष इसका भी 1916 ही है। एनी बेसेंट जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा गया, इसका विकल्प भी या जिसका समय है वर्ष है वो भी 1916 है। बस अंतर यहां पर यह है कि एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग आंदोलन है वो ज्यादा प्रसारित हुआ, उसका क्षेत्र व्यापक रहा और वह सितंबर 1916 में शुरू हुआ। इसके पूर्व अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा भी एक होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वर्ष ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना हुई थी? ओएनजीसी की स्थापना हुई थी, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। वर्ष 1956 में, 1952 में, 1950 में या 1969 में। ओएनजीसी की अगर वर्तमान स्थिति हम लोग देखें तो इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। और यह एक महारत्न कंपनी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कंपनियों की श्रेणियां होती हैं, उनके लाभार्जन, उनकी अंशधारिता के आधार पर उनको कैटेगराइज किया जाता है कि कौन सी कंपनी किस श्रेणी में आती है। तो मिनी रत्न,
नवरत्न और महारत्न, 3 श्रेणियां होती हैं। जब कभी भी हम लोग आगे सेशन में इंडियन इकोनॉमी पर बात करेंगे तो वहां पर इस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वह इस समय एक महारत्न कंपनी का दर्जा उसे मिला हुआ है। और ओएनजीसी की जो स्थापना है वह वर्ष 1956 में हुई थी। पहला विकल्प यहां पर सही है, वर्ष 1956 में इसकी स्थापना होती है। और इसे आगे चल करके जो अगर वर्तमान स्थिति आपसे पूछी जाएगी तो इसे महारत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। और वर्ष 1959 में इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में भी स्थापित किया गया। एक संसदीय अधिनियम के द्वारा वर्ष 1959 में ओएनजीसी को एक वैधानिक निकाय का दर्जा भी दिया गया है। अब हम बात करते हैं बचे वाले विकल्पों पर। ऐसा कौन सा तथ्य या प्रश्न बन सकता है जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक हो? तो वर्ष 1952 की कोई ऐसी चीज हम लोग जानेंगे जहां से पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न बन चुके हैं, आगे भी संभावित है। तो वर्ष 1952 में 6 अगस्त की तिथि को, 6 अगस्त 1952 को भारत में एनडीसी की स्थापना हुई थी। एनडीसी का तात्पर्य है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी अध्यक्षता भारत के पदेन प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती। अब बात करेंगे तीसरे विकल्प पर, यहां पर दिया है 1950। तो 1950 का कोई ऐसा घटनाक्रम हम लोग जानेंगे, कोई ऐसी संस्था की स्थापना जानेंगे जो आगामी परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर वहां पर सही हो जाए। तो वर्ष 1950 में भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग गठित हुआ था। और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका वर्णन कहां पर है? तो संविधान के अनुच्छेद 324 में है। यह एक संवैधानिक संस्था है। और एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। अब अंतिम विकल्प यहां पर दिया है वर्ष 1969। तो वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके फाउंडर, इसके संस्थापक माने जाते हैं भारत के महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगर इसके फाउंडर आपसे पूछ लिया जाए या पहले अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई, ये नाम आपको याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक बताए गए, बड़ा इनका योगदान रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है? यहां पर एक तरफ रचना दिया है, एक तरफ रचनाकार दिया है। और हमारी टीम के द्वारा जो प्रश्नोत्तरी आपके लिए तैयार की गई है इसमें ये प्रश्न भी आपको ऐसे सावधानी पूर्वक पढ़ना है। और हमने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, इसे अंडरलाइन कर दिया है। अब हम प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं, हमें उत्तर नहीं में देना है। एक तरफ यहाँ पर रचना दी, एक तरफ रचनाकार दिए है। तो जो गलत सुमेलन है वही सही उत्तर माना जाएगा। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा, हुमायूंनामा के बाबर और आईने अकबरी के अबुल फजल। ठीक है, तो इस प्रश्न का विकल्प सी जो है वह सही माना जाएगा, क्योंकि हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, ना कि बाबर के द्वारा। तो हुमायूंनामा के रचनाकार कौन है? हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम, यह किसकी कृति है? तो यह गुलबदन बेगम की कृति है। और बाबरनामा, ठीक है, या बाबर के द्वारा क्या लिखा गया? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा बाबरनामा लिखा गया, बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा तुर्की है, याद रखिएगा। कई परीक्षाओं में पूछा गया कि बाबरनामा की भाषा क्या है, तो बाबरनामा की भाषा तुर्की है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा इसकी रचना की गई है। बाकी सारे विकल्प यहाँ पर सुमेलित हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव है, पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है, हुमायूंनामा के गुलबदन बेगम है, और बाबरनामा के स्वयं में बाबर हैं, जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, जो कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक है, पहले शासक है, और आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है? 4 पर्वत श्रेणियां यहां पर दी है, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा और हिमालय। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है सतपुड़ा। सतपुड़ा का जो टॉप पीक है उसे कहा जाता है धूपगढ़। ठीक है,
धूपगढ़। धूपगढ़ है कहां पर, तो आप याद रखिएगा यह भारत के राज्य मध्य प्रदेश में है। यह सतपुड़ा का टॉप पीक है। आपसे पूछा जाएगा सतपुड़ा, जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा गया, यह भी पूछा जा सकता है कि धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है, तब आपका जवाब होगा सतपुड़ा। और यदि आपसे पूछा गया कि सतपुड़ा का उच्चतम बिंदु क्या है, तब आपका जवाब होगा धूपगढ़। और इसकी जो ऊंचाई है 1352 मीटर है समुद्र तल से। ऊंचाई आपको याद रखना 1352 मीटर। कहां से, तो सारी ऊंचाई कहां से नापी जाती है, समुद्र तल से। और भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहां से लिया गया, तो आपको याद रखना चेन्नई का तट, तमिलनाडु राज्य, पूर्वी घाट और चेन्नई तट से भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं या कोई बड़ी ऊंचाई मापी जाती है। तो भारत का जो ऊंचाई नापने का बिंदु है वो भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे बचे वाले विकल्पों पर। पहले विकल्प में यहां पर दिया है अरावली। अरावली की खास बात यह है कि यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, यह विश्व की सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है, पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसका विस्तार गुजरात की पालनी पहाड़ी से लेकर के रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक है, यह भी याद रखिएगा। और इसका जो टॉप पीक है उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। कहां पड़ेगा ये, तो राजस्थान में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। जैसा कि मैंने बोला कहां से, तो आपको याद रखना है समुद्र तल से। और राज्य कौन सा है, तो राज्य हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में गुरु शिखर नाम का जो टॉप पीक है वो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है और 1722 मीटर की समुद्र तल से ऊंचाई है। अब हम बात करेंगे विकल्प नंबर 2 की। तो विकल्प नंबर 2 में दिया है नीलगिरी। नीलगिरी का उच्चतम पर्वत शिखर है दोदा बेट्टा, ठीक है, दोदा बेट्टा। यह कहां पर है, तो यह तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में दोदा बेट्टा नाम का जो पर्वत शिखर है वह नीलगिरी पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है और 2637 मीटर इसकी लंबाई, ऊंचाई भी लिख लीजिएगा, 2637 मीटर की ऊंचाई इसकी है। कहां से, तो जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बोला समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अब अंतिम विकल्प पर यहां पर दिया हिमालय। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है और सबसे ऊंचा इसका बिंदु है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट जो है वह इसका उच्चतम बिंदु है, यह भी याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर और कुछ जगह दावा किया जा रहा है कि 8848.86 मीटर। और ये कहां पर है, तो आप इसको कह सकते हैं नेपाल और तिब्बत, ठीक है, नेपाल और तिब्बत में यह स्थित है। और स्थानीय भाषा में इसका नाम है सागरमाथा, सागरमाथा। तो यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा टॉप पीक है हिमालय का। और हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है, याद रखिएगा। और इसका टॉप पीक जो है वह माउंट एवरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 4 विकल्प यहां पर दिए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यह प्रश्न है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पट्टाभ सीतारामैया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है पट्टाभ सीतारामैया। पट्टाभ सीतारामैया को पराजित करके वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष चुने गए। क्योंकि इसके पूर्व अगर हम बात करें तो वर्ष 1938 का जो अधिवेशन है वो कहां होता है, वो हरिपुरा में होता है, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। ठीक एक वर्ष बाद 1939 ईस्वी का जो अधिवेशन है वो कहां पर होता है, तो वो त्रिपुरी में होता है, ठीक है, त्रिपुरी। और त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभ सीतारामैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। परिणाम आने के पश्चात विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे आहत होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को त्याग पत्र दे दिया, उसको त्याग दिया। और उसी वर्ष अर्थात 1939 में उन्होंने अपनी एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बना ली। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देने के पश्चात कौन सी पार्टी बनाई, तो आपका जवाब होगा फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बना लेते हैं, ठीक है।
फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और ये पार्टी 1939 में बनाई जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका जवाब होगा वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। महात्मा गांधी केवल वर्ष 1924 में बेलगांव, ठीक है, बेलगांव कर्नाटक में है, केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। सबसे ज्यादा बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था। उत्तर प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था। चार विकल्प यहां पर आपको दिए गए, वर्ष 1955 में, 1965 में, 1975 में या 1985 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश में नवाचार और विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, राई नामक लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से। राई नाम का एक लोक नृत्य होता है, वह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से या बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, बुंदेलखंड क्षेत्र से राई लोक नृत्य का संबंध है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सामान्य ताप की अवस्था में द्रव है। चार विकल्प यहां पर है, सीसा, पारा, निकल और टिन। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, जो पारा है वह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, पीतांबरी इनमें से किसकी उन्नत प्रजाति है। पीतांबरी इनमें से किसकी उन्नत प्रजाति है। पहला विकल्प यहां पर गेहूं की, धान की, मटर की या सरसों की। चार विकल्पों में आपको सही उत्तर बताना, हम उम्मीद करते हैं कि आप उत्तर तक अपने पहुंच चुके होंगे। सही विकल्प है पीतांबरी जो है वह सरसों की उन्नत प्रजाति है। अब हम बात करेंगे बचे वाले विकल्पों पर। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कितनी सस्य ऋतुएं होती हैं, ठीक है, ऋतुएं होती हैं। तो आपका जवाब होगा 3। भारत में 3 सस्य ऋतुएं होती हैं। पहली सस्य ऋतु अगर हम रबी को मानेंगे, रबी, तो दूसरी हम जायद को मानेंगे, जायद, और तीसरी हम खरीफ को मानेंगे, ठीक है, रबी, जायद और खरीफ। तो यहां पर अगर जो विकल्प हमारे दिए, अगर इनमें हम बात करें तो गेहूं जो है वह रबी की प्रमुख फसल है, धान जो है वह खरीफ की प्रमुख फसल है, और मटर जो है वह भी रबी की प्रमुख फसल है, और सरसों भी रबी की प्रमुख फसल है। जायद की फसलों में कौन कौन फसलें आती हैं, तो जायद की फसलों में खरबूजा, ककड़ी, तरबूज आदि, ये फसलें जायद के अंतर्गत रखी जाती है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है, तो आप बताएंगे चावल, ठीक है। चावल जो है वह भारत की मुख्य खाद्य फसल है। खाद्य फसल यदि आपसे पूछी जाती है तो आप बताएंगे भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है, जो कि खरीफ के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि का संबंध इनमें से किस क्रांति से है। मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि इनमें से किस क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति, मूंग क्रांति, सदाबहार क्रांति या ग्रे क्रांति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मूंग क्रांति। मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, मक्का आदि खाद्यान्नों को रखा जाता है, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाजों के लिए एक शब्द दिया है, उसे कहा है, संबोधित किया उन्होंने, स्त्री अन्न। आपसे पूछा जाएगा स्त्री अन्न का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे मोटे अनाजों से, मोटे अनाजों से, ठीक है। इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको देखते हुए इनके उपयोग को बढ़ाना, इनकी जो खेती उनको बढ़ाने का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं, और इसे स्त्री अन्न का नाम दिया गया है। अब हम बात करेंगे बचे वाले विकल्पों पर। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। स्वर्ण क्रांति जो लाई जाती है उसका संबंध किससे, तो इसमें बागवानी और शहद उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। बागवानी के साथ साथ में शहद उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि
इससे संबंधित है। मूक क्रांति, जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा गया कि मोटे अनाजों की वृद्धि के लिए। अब विकल्प 3 नंबर पर यहां पर दिया है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, पर्यावरण को कम क्षति पहुंचाकर कृषि के उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचा करके, पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाकर खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर आ गया आखिरी विकल्प हमारा ग्रे क्रांति, जिसे धूसर क्रांति भी कहा गया है। इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका संबंध उर्वरक उत्पादन से है। उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना और इसको आगे चल करके विस्तारित करने को लेकर के यह क्रांति संबंधित है, ग्रे क्रांति। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? 4 विकल्प यहां पर दिए गए। केरलम पहला विकल्प है, तमिलनाडु, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह विकल्प बी है। तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में सबसे ज्यादा बारिश होती है और कहा जाता है कि लौटते हुए मानसून की बरसात भी तमिलनाडु राज्य में होती है। इसको कहा गया लौटते हुए मानसून। ठीक है, लौटते हुए मानसून की बारिश। ठीक है, लौटते हुए मानसून की बारिश किस राज्य में होती? तो आपका जवाब है तमिलनाडु। आपसे घाट पूछा जाएगा तो आप बताएंगे पूर्वी, घाट आपसे पूछा जाएगा तो पूर्वी बताएंगे, तट आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल। और केरल में भी कुछ आंशिक रूप से इस प्रकार की बारिश को देखा जाता है, लेकिन अगर विकल्प में तमिलनाडु दिया तो उपयुक्त विकल्प यहां पर तमिलनाडु माना जाएगा। केरल में मानसून की सबसे पहले दस्तक होती है। भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, कौन सा मानसून? तो याद रखना है दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहां आता है? तो राज्य आपको केरलम याद रखना है, घाट आपको पश्चिमी याद रखना है, पश्चिमी, और तट आपको याद रखना है मालाबार। ठीक है, मालाबार, क्योंकि भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है उसकी 2 शाखाएं होती हैं, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से सर्वाधिक लंबे प्रवाह वाली नदी कौन सी? 4 विकल्प यहां पर है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, 4 नदियों में आपको बताना है। पहली बात तो चारों प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इनमें सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे लंबा या सबसे बड़ा प्रवाह किस नदी का है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका प्रवाह जो है 1465 किलोमीटर, लगभग कितना है? 1465 किलोमीटर, ठीक है, का प्रवाह है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम प्रवाही नदियों में सबसे बड़ी है। नर्मदा भारत की पश्चिम प्रवाही नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों में ऐसी नदी जो प्रायद्वीपीय हो और जिसका प्रवाह पश्चिम की तरफ हो, जो अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हो, जो डेल्टा ना बनाती हो, जो एस्चुरी बनाती हो। इसका प्रवाह भारत के 3 राज्यों में, मैंने पूर्व के वीडियो में बोला भी है, और इसकी जो प्रवाह है, इसका प्रवाह 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर का प्रवाह है नर्मदा का। और नर्मदा अपना जल कहां विसर्जित करती है? तो अरब सागर में। ठीक है, याद रखिएगा, अरब सागर में। अरब सागर में जो नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं उनको पश्चिम प्रवाही कहा जाता है। गोदावरी अपना जल कहां विसर्जित करेगी? तो गोदावरी अपना जल विसर्जित करेगी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में जो नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं उनको पूर्वी प्रवाही नदी कहा जाता है। 3 नंबर के विकल्प पर यहां पर नाम दिया है कृष्णा। कृष्णा नदी भारत में कहां प्रवाहित होती है? इसका प्रवाह कितना है? तो इसका प्रवाह 1400 किलोमीटर। कृष्णा का प्रवाह कितना है? 1400 किलोमीटर। ठीक है, 1400 किलोमीटर के आसपास का प्रवाह है और यह भी अपना जल कहां विसर्जित करती है? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी भी अपना जल विसर्जित करती है, यह भी आपको नोट कर लेना है। अब अंतिम विकल्प पर यहां दिया कावेरी। तो कावेरी भी प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी और बड़ी विवादित है, क्योंकि आपने कावेरी जल विवाद भी सुन रखा होगा, पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए। कावेरी नदी का प्रवाह 800 किलोमीटर का है और यह भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। ठीक है, बंगाल की
खाड़ी में विसर्जित करती है, तो ये भी पूर्वी प्रवाही नदी हो जाएगी। इसमें सबसे विवादित नदी कावेरी है। कावेरी नदी जल विवाद से पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके। वर्ष 2025 में अपना घर नामक पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? 4 विकल्प यहां पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। 4 विकल्प हैं। हम प्रश्न एक बार पुनः पढ़ रहे हैं। अपना घर नामक पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यातायात या जो हाईवे एक्सप्रेस पे है वहां पर जो ट्रक ड्राइवर हैं, ठीक है, ट्रक ड्राइवरों के लिए अस्थायी आवासों को बनाना, उनके लिए जो रेस्ट हाउस है उनको बनाना, वहां पर उनको मतलब उनको मूलभूत सुविधाओं को देकर के यातायात में होने वाली दुविधाओं को दूर करना, मार्ग दुर्घटनाओं को कम करना, इसके बड़े सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपके सामने है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? पूर्व के दिनों में यह अभ्यारण्य बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई थी, तो प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पंजाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है झारखंड। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा है? 4 विकल्प यहां पर है। केरलम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। केरलम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिक्किम। पूर्वोत्तर भारत का राज्य जो सिक्किम है वह पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला भारत का पहला राज्य, याद रखिएगा, भारत का पहला राज्य। वहां पर सारी न्यायिक कार्रवाई कागज रहित की जाएगी। इससे न्यायपालिका में पारदर्शिता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जो पूर्णतः जैविक कृषि को अपनाता है। वहां पर रासायनिक खादों को बनाना, बेचना और प्रयोग करना तीनों कई वर्ष पूर्व में प्रतिबंधित किया जा चुका है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बहुत अच्छा एक संदेश सिक्किम दे रहा है। तो पेपरलेस न्यायपालिका वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। इसकी राजधानी गैंगटोक है। और यह भी याद रखना है, सिक्किम भारत का पूर्णतः जैविक कृषि अपनाने वाला पहला राज्य है। और वन फैमिली वन जॉब की स्कीम लॉन्च करने वाला भी भारत का पहला राज्य सिक्किम ही है। और यहीं पर भारत का 100वां हवाई अड्डा माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भारत में ज्यादा एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। तो 100वां हवाई अड्डा भारत में यदि आपसे पूछा जाता है तो सिक्किम के पाक्योंग में बना हुआ है, सिक्किम का पाक्योंग। अगला प्रश्न आपके सामने है। बिग कैट अलायंस के पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? बिग कैट अलायंस का गठन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2023 में किया गया था। बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की यह पहल है। वैश्विक स्तर पर इसको बहुत समर्थन मिला है। इसकी भूरी प्रशंसा देशों के द्वारा की गई है। बहुत सारे देश इससे निरंतर जुड़ रहे हैं। इन 7 प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए एक पहल शुरू की गई है और इनमें प्रजातियों की संख्या को समय के साथ बढ़ाया भी जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। तो जो आगामी सम्मेलन है, पहली बात तो सम्मेलन जून महीने में संभावित है, जून 2026, इसी वर्ष 2026 में सम्मेलन होने की संभावना है। और इस सम्मेलन की पहली बार अध्यक्षता कौन करेगा? पहली बार सम्मेलन ही हो रहा है, भारत, अमेरिका, भूटान और इथियोपिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत। भारत के प्रधानमंत्री की पहल पर ही प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत में बिग कैट अलायंस का गठन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको जवाब देना है भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली में बिग कैट अलायंस का मुख्यालय है। अगला प्रश्न आपके सामने, जो कि आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है। काले हिरण की आबादी में वृद्धि के कारण चर्चा में रहा ताल छापर अभ्यारण्य किस राज्य में है? काले हिरण से संबंधित विवाद, आप इससे अवगत होंगे। फिल्म अभिनेता एक है, उनके द्वारा काले हिरण का शिकार भी किया गया था। तो यह मामला बड़ा ही चर्चा में रहा था। यहां से सवाल, जब भी उस केस का कोई ट्रायल होता है, उसका कोई डिसीजन आता है लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट, तो न्यायपालिका का कोई निर्णय आता है तो ये हाईलाइट हो जाता है समाचार पत्र पत्रिकाओं में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक ये खबर बहुत ज्यादा प्रसारित होती है। तो काले हिरण की आबादी में वृद्धि के कारण चर्चा में रहा ताल छापर अभ्यारण्य किस राज्य में, आपको बताना है। 4 विकल्प यहां पर है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में और बिहार में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान में। राजस्थान राज्य में
राजस्थान राज्य में एक जनपद है चुरू, जनपद का नाम है चुरू, चुरू, चुरू जनपद राजस्थान, राज्य कौन सा? राजस्थान। और अभ्यारण्य कौन सा है? ताल छापर। तो राजस्थान राज्य के चुरू जनपद में एक तहसील है सुजानगढ़, ठीक है, याद रखिएगा, सुजानगढ़, सुजानगढ़ तहसील में यह अभ्यारण्य स्थित है। और काले हिरण की आबादी में यहां पर वृद्धि हुई है, नया जो आंकड़ा आया है, इससे पर्यावरण प्रेमियों में उत्साह बढ़ा हुआ है। ये बड़ी सकारात्मक खबर है, ऊर्जा देने वाली खबर है। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।